आपका स्वागत करते हैं YouTube चैनल अजमत सर पर। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं वर्ग 9 के केमिस्ट्री का पहला अध्याय, हमारे परिवेश के पदार्थ। हमारे परिवेश का मतलब होता है आसपास, परि मतलब होता है चारों ओर, तो हमारे चारों ओर के पदार्थ। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे केमिस्ट्री के वर्ग 9 के केमिस्ट्री के पहले अध्याय, हमारे परिवेश के पदार्थ के बारे में। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आते हैं कि पदार्थ क्या होती है। ये जो पदार्थ होती है मैटर, ये होती क्या है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें वजन हो, जिसमें भार हो और जो रुकावट पैदा करे, डैट मीन्स अपने से होकर किसी और वस्तु को जाने ना दे, उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ की अगर हम अवस्था के प्रकृति के बारे में बात करें तो पदार्थ की 3 प्रकृति होती है भौतिक गुणों के आधार पर, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस भी अपने से होकर के किसी वस्तु को जाने नहीं देती है, द्रव भी अपने से होकर के किसी वस्तु को जाने नहीं देती है, और गैस भी अपने से होकर के किसी वस्तु को जाने नहीं देती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, पदार्थ को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक शुद्ध पदार्थ, इसे प्योर मैटर कहते हैं, एक अशुद्ध पदार्थ, इसे इम्प्योर मैटर कहते हैं। तो शुद्ध पदार्थ का तात्पर्य होता है, शुद्ध पदार्थ का मतलब होता है जो पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बने होते हैं, उसे पदार्थ का तात्पर्य होता है कि जो पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो शुद्ध पदार्थ 2 तरह के होते हैं, एक तत्व को भी शुद्ध पदार्थ कहा जाता है, तत्व भी शुद्ध पदार्थ है, और यौगिक भी शुद्ध पदार्थ है। तत्व के बारे में कहा जाता है कि जिसे किसी भौतिक या यांत्रिक विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते, उसे तत्व कहते हैं। दैट मीन्स जैसे हाइड्रोजन एक तत्व है, हाइड्रोजन को किसी भी प्रकार से, चाहे इसे मशीन में डाल देंगे या गर्म करेंगे या ठंडा करेंगे या चाकू से काटेंगे, हम हाइड्रोजन को 2 भागों में डिवाइड नहीं कर सकते। उसी प्रकार से यौगिक जो होता है, यौगिक भी शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत ही आता है। क्यों? क्योंकि यौगिक के बनने में उसके अवयवी तत्वों के जो गुण होते हैं वह बिल्कुल गायब हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य जैसे सोडियम जो होता है एक विषैला धातु, सोडियम एक विषैला धातु, और क्लोरीन जो होती है एक जहरीली गैस है। जब सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन करती है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो सोडियम क्लोराइड दैट इज अ कंपाउंड। सोडियम क्लोराइड एक यौगिक है जिसमें ना ही सोडियम का गुण है और ना ही, सोडियम क्लोराइड जो है एक यौगिक है। इस यौगिक को जब हम माइक्रोस्कोप से इसका अवलोकन करेंगे तो इसमें एक ही प्रकार के कण दिखाई देंगे। इसमें सोडियम के कण अलग से दिखाई नहीं देंगे, क्लोरीन के कण अलग से दिखाई नहीं देंगे, और ना ही सोडियम का गुण पाया जाएगा। क्योंकि नमक जो होता है इसका स्वाद कैसा होता है? नमकीन होता है। नमक का स्वाद नमकीन होता है। नमक में सोडियम धातु का स्वाद नहीं पाया जाता है, या सोडियम धातु के जो प्रॉपर्टीज होते हैं, गुण होते हैं, वह नहीं पाए जाते हैं। और नमक में ना ही क्लोरीन के गुण पाए जाते हैं। नमक को जब हम देखते हैं तो नमक में सोडियम का कण अलग से दिखाई नहीं देता है, और नमक में क्लोरीन का कण अलग से दिखाई नहीं देता। इसमें एक ही प्रकार के कण दिखाई पड़ता है जो नमक का होता है। तो इसीलिए नमक को भी शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। दैट मीन्स यौगिक, नमक क्या होता है? यौगिक होता है। तो यौगिक को शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत रखते हैं। तो शुद्ध पदार्थ के बारे में बता ही दिए हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं अशुद्ध पदार्थ के बारे में। अशुद्ध पदार्थ, जो पदार्थ एक से ज़्यादा कणों से मिलकर के बने होते हैं उसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। इसे अंग्रेजी में इम्प्योर मैटर कहते हैं। तो अशुद्ध पदार्थ का तात्पर्य होता है, अशुद्ध पदार्थ का मतलब ये नहीं होगा कि इसमें बालू मिट्टी मिला हुआ उसे अशुद्ध पदार्थ कहेंगे। दैट मीन्स जिसे माइक्रोस्कोप से अवलोकन करने के बाद इसमें अलग अलग तरह के कण दिखाई दे, उसे हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो अशुद्ध पदार्थ का तात्पर्य होता है कि जो पदार्थ एक से ज़्यादा कणों से मिलकर के बने होते हैं उसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। इसके अंतर्गत मिश्रण आता है, तो मिश्रण को अशुद्ध पदार्थ कहा जाता है। दैट मीन्स मिश्रण जो है वह कई प्रकार के कणों से मिलकर के बने होते हैं। तो मिश्रण में उसके अवयवों के जो गुण होते हैं, दैट मीन्स
जिन जिन कणों से मिल करके मिश्रण बने होते हैं उसके गुण मौजूद रहते हैं, उसके गुण गायब नहीं होते। इससे पहले हम बताएं कि यौगिक के बनने में उसके अवयवी तत्वों के गुण जो होते हैं गायब हो जाते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। लेकिन मिश्रण में कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। इसके डिफिनेशन को हम देखेंगे तो दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। इससे बैक हम जाते हैं यौगिक में। यौगिक का डिफिनेशन है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बने नए पदार्थ को यौगिक कहते हैं। तो यौगिक जो बनता है उसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, लेकिन मिश्रण जो बनता है इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, बल्कि उसमें उसके अवयवों के जो गुण होते हैं वह मौजूद होते हैं। मिश्रण को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक समांग मिश्रण और एक समांग मिश्रण। जिस मिश्रण में उसके अवयवों का अनुपात एक समान हो उसे समांग मिश्रण कहते हैं। दैट मीन्स चीनी प्लस पानी, चीनी और पानी का जो मिश्रण है ये समांग मिश्रण का उदाहरण है, क्योंकि जब हम पानी में चीनी को डिजॉल्व करते हैं, घोलते हैं, तो चीनी के कण जो होते हैं वह पानी के दो कणों के बीच में एडजस्ट कर जाते हैं, इसीलिए चीनी और पानी के मिश्रण को समांग मिश्रण कहते हैं। उसके बाद नमक और पानी के मिश्रण को भी समांग मिश्रण कहते हैं। नमक और पानी के विलयन का जब हम अवलोकन करेंगे तो इसमें पानी और नमक के अवयवों का अनुपात मिश्रण के संपूर्ण भाग में एक समान होगा। अब चलते हैं विषमांग मिश्रण की ओर। तो विषमांग मिश्रण का डिफिनेशन है कि जिस मिश्रण में उसके अवयवों का अनुपात एक समान नहीं होता है, जिस मिश्रण में उसके अवयवों का अनुपात मिश्रण के संपूर्ण भाग में एक समान नहीं होता है उसे विषमांग मिश्रण कहते हैं। जैसे बालू और नमक का जो मिश्रण है ये विषमांग मिश्रण के उदाहरण है, क्योंकि नमक और बालू का मिश्रण के संपूर्ण भाग में एक समान नहीं होता है। कहीं नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, कहीं नमक की मात्रा कम होती है, कहीं बालू की मात्रा ज़्यादा होती है तो कहीं बालू की मात्रा कम होती है। तो बालू और नमक का जो मिश्रण है ये विषमांग मिश्रण का उदाहरण है। उसके बाद हम लोग चलेंगे नमक और चीनी का मिश्रण। तो नमक और चीनी का मिश्रण भी विषमांग मिश्रण के उदाहरण है, क्योंकि नमक और चीनी का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वह मिश्रण के संपूर्ण भाग में एक समान नहीं होगा। कहीं नमक की मात्रा ज़्यादा होगी तो कहीं चीनी की मात्रा ज़्यादा होगी, कहीं नमक की मात्रा कम होगी तो कहीं चीनी की मात्रा कम होगी, एक समान नहीं होगा अनुपात। इसीलिए चीनी और नमक के अवयवों का अनुपात भी विषमांग मिश्रण के उदाहरण हैं। अब हम चलते हैं धातु के बारे में। धातु के बारे में कहा जाता है कि जो पदार्थ अपने से हो करके विद्युत एवं ऊष्मा को जाने देती है उसे धातु कहते हैं। और धातु जो होते हैं वह प्रायः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, रेस्ट ऑफ द मरकरी को छोड़ करके। मरकरी ही एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अधातु के बारे में कहा जाता है कि जो पदार्थ अपने से हो करके विद्युत एवं ऊष्मा को नहीं जाने देती है उसे हम अधातु कहते हैं, या जो पदार्थ आघात वर्धनीय एवं तन्य नहीं होती है उसे अधातु कहते हैं। अब चलते हैं यौगिक के दो पार्ट्स में। तो यौगिक दो तरह के होते हैं, एक होता है कार्बनिक यौगिक और एक होता है अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं और अकार्बनिक यौगिक को इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। कार्बनिक यौगिक का डिफिनेशन है कि जो यौगिक पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं से प्राप्त होती है उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे चीनी जो है क्या है, कार्बनिक यौगिक है। हमारे भोजन के जितने भी पदार्थ होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वह सब कार्बनिक यौगिक। हम जो कुछ भी खाते हैं लगभग कार्बनिक यौगिक ही होता है। अकार्बनिक यौगिक में चलते हैं तो जो यौगिक चट्टानों से और पृथ्वी तल से प्राप्त होती है उसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे नमक जो है NaCl, नमक जो है ये अकार्बनिक यौगिक का उदाहरण है। कार्बनिक यौगिक का पहचान जो है, कार्बनिक यौगिक को हम पहचानेंगे कैसे कि यही कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक जलने के बाद काला अवशेष प्रदान करेगा। दैट मीन्स कार्बनिक यौगिक में कार्बन की उपस्थिति पाई जाती है।
तो कार्बन की उपस्थिति के कारण ही कार्बनिक यौगिक जलने के बाद काला अवशेष प्रदान करता है। जैसे हम चावल को जलाएंगे तो वह काला अवशेष देगा, दाल को जलाएंगे तो वह काला अवशेष देगा, रोटी को जलाएंगे तो वह काला अवशेष देगा। दैट मीन्स रोटी भी कार्बनिक यौगिक है, दाल भी कार्बनिक यौगिक है और चावल भी कार्बनिक यौगिक है। और कार्बनिक यौगिक की पहचान है, ये जलने के बाद काला अवशेष प्रदान नहीं करता है। दैट मीन्स नमक को हम कितनों जलाएंगे, ये नहीं जलने वाला है। नमक को जब हम आग में जलाएंगे तो नमक नहीं जलेगा, क्योंकि नमक जो है अकार्बनिक यौगिक है। नमक में कार्बन की उपस्थिति नहीं पाई जाती। कार्बन का मतलब होता है कोयला, कोयला का मतलब होता है काला पदार्थ। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले पार्ट्स में केमिस्ट्री के अगले वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल अजमत सर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट कर हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा।